हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी, एसएससी और वेरियस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम ले लीजिए या आप एमपी का कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, वहाँ पर आपको साइंस के क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम साइंस के कुछ वन लाइनर फैक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो आया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, कौन सा है? तो आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या कहलाता है? जब बहुत अधिक हमारी अवस्था हो जाती है, वृद्धावस्था हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? जो CaCO3 होता है ये डोलोमाइट का सूत्र है और ये किसका अयस्क है? तो Ca पहले आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है? कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C होता है। अब चूंकि बात यहाँ पर विटामिन की आई है तो विटामिन से रिलेटेड फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि विटामिन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? तो ये फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि विटामिन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो 2 टाइप्स के विटामिन होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं तो याद रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स, WBC, ये आपने सुना होगा। तो बस याद करना है हमको कि जो WBC है मतलब कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन B और विटामिन C। इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन आएंगे? तो वो आएंगे कौन कौन से विटामिन? तो वो होंगे हमारे, यहाँ पर याद रखने हैं हमको, A, D, E और K। ये जो विटामिन होंगे ये फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे। आई होप आपको ये इतने क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता, ये क्वेश्चन हमने इसके पहले जो साइंस का वीडियो पढ़ा था उसमें भी आया था कि ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं हम ऑडियोमीटर के द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है उसका नाम भी आपको पता रहना चाहिए, तो वो है लैक्टोबैसिलस। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित या डेविएट होने वाला जो रंग होता है वो कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है। और हमने इसके पहले डिस्कस किया हुआ था कि जो सिग्नल होते हैं उसमें कौन से रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत कम होता है, तो आंसर क्या था? लाल। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जिसे हम फ्रिज बोलते हैं या प्रशीतक बोलते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है? तो वो गैस होती है फ्रीऑन और ये एक खतरनाक गैस होती है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। तो आई होप इतने क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड डेज हैं जो कि आपको पता रहने चाहिए। जैसे कि जो 28 फरवरी है उसे मनाया जाता है साइंस डे के रूप में। अब ये 28 फरवरी को साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन CV रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट डे की बात करते हैं 22 मार्च। 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 2 बूंद जिंदगी की बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जल में भी 2 आ रहा है, इसका मतलब जल की बूंद बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब 2-2 बूंद करके हमें जल को इकट्ठा करना होगा, तो वरना क्या हो जाएगी, अगर इस तरीके से हमने जल को इकट्ठा नहीं किया तो बहुत मचमच हो जाएगी जल के लिए। इसका मतलब क्या है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 23 मार्च की। अब जल है तो जल का संबंध है मौसम से। अगर मौसम सही रहेगा तो क्या होगा? जल की उपलब्धता होती रहेगी, बारिश होती रहेगी। तो 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। और 3 मौसम में भी 3 शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब इससे आपको याद रहेगा।
तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट आता है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो हमेशा मैं 8 को रिलेट करती हूँ ठाठ से। तो जो हमारी विरासत होती है वो क्या है, उसका हम हमेशा बताते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं उनका तो ऐसी विरासत थी, वो इतने महलों के मालिक थे, इस तरीके की बातें होती हैं। तो विरासत तो 8 मतलब 18 अप्रैल क्या होता है, विश्व विरासत दिवस से रिलेटेड है। फिर 22 अप्रैल आपका क्वेश्चन जो मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था वो आपको आंसर यही मिल गया कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको, ये है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब, 5 जून को। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थीम 2024 के लिए पर्यावरण दिवस की क्या थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। फिर बात आती है 8 जून की। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस। याद करिए हमने क्या याद किया था कि जल दिवस कब मनाते हैं, तो वो याद किया था हमने 22 मार्च से। और विश्व महासागर दिवस की बात करते हैं तो वो मनाया जाता है 8 जून को। फिर आता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब ये कैसे याद होगा हमें, तो देखिए जब किसी का एक बच्चा है फिर एक बच्चा और होगा तो क्या होगी, जनसंख्या तो बढ़ेगी। तो एक और एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। दैट मीन्स कि विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होगा, 11 जुलाई को होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है 16 सितंबर, ओजोन दिवस। अब ओजोन आप जानते हैं कि ओजोन परत का लगातार डिप्लीशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हानिकारक यूवी रेज है वो क्या है, पृथ्वी पर आती हैं और जिसके कारण कैंसर जैसी डिसीज़ होती हैं। मतलब विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ओजोन क्या है, सबके लिए क्या करेगी, ओजोन गैस जो है वो क्या करेगी, सितम ढा देगी। मतलब क्या होगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस होगा, ऐसे हम याद कर लेंगे। फिर 1 दिसंबर को आता है वर्ल्ड एड्स डे। एड्स किसके कारण होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है जो HIV नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेट ऐसे। तो याद रखना है 1 दिसंबर को कौन सा रोग होता है, 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है, तो वर्ल्ड एड्स डे होता है। और इसके लिए कौन सा विषाणु जो होता है वो कारक होता है, वो होता है HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। तो डायबिटीज़ में किसकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, इंसुलिन का जो इनबैलेंस होता है बॉडी में, उसी के कारण क्या होता है, डायबिटीज़ रोग होता है। क्या आपको सारे डेज याद हो चुके हैं? चलिए मैं पूछ लेती हूँ आपसे, बताइए। इसको वीडियो को मत देखिएगा, आप सोचिएगा कि आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। 22 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था, तो याद कर लीजिए पहले मार्च से कि 22 मार्च को हमने मच देखा था कि 2 बूंद जल की, मतलब जल से रिलेटेड था। फिर हमने पढ़ा था 22 अप्रैल को क्या पढ़ा था हमने, पृथ्वी। और इसके बाद में हमने पढ़ा था 23 अप्रैल को क्या पढ़ा था, याद करिए। 23 अप्रैल को क्या पढ़ा था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ओके, तो इस तरीके से हमको ये डिस्कस करना है डेज। और भी जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में याद कर लेंगे। अब इसके बाद कुछ शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं या जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो RBC होती हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो उनका कार्यकाल 120 दिन का होता है। जबकि जो WBC होती हैं, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इम्यूनिटी के लिए, वो होता है, इनका कार्यकाल होता है 1 से 4 दिन। फिर जो WBC होती हैं, इनको अन्य नाम क्या है इनका, तो इनका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइड।
और जो आरबीसी होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, अब इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये क्या करती हैं, लड़ने में मदद करती हैं, तो इस तरीके से एल से आप ल्यूकोसाइड याद कर सकते हैं। जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी क्या होती हैं, ब्लड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो ब्लड के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आप याद कर लीजिए यहाँ पर कि ए के बाद में क्या आएगा, बी, मतलब एरिथ्रोसाइट क्या होगा, ब्लड से रिलेटेड होगा। ऐसा कुछ आप बना के याद कर लीजिए। फिर शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, वो कौन सी ग्लैंड होती है, वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर का जो टेम्परेचर है वो कौन नियंत्रित करता है, कौन सी ग्लैंड होती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करती है। फिर यूनिवर्सल डोनर क्या है, तो ब्लड ग्रुप, आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप के कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, चारों आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड ग्रुप ए वाला होता है, बी वाला होता है, ए बी वाला होता है और ओ वाला होता है। तो जो ओ होता है उसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी होता है उसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आपका ब्लड ग्रुप क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वो मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वो होता है स्प्लीन, जिसे कहा जाता है प्लीहा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है, याद रखिएगा। भोजन का पाचन जो होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। इस तरीके से मुख से भोजन जाते हुए ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये साइंस की सीरीज़ में हम जितने भी वेरियस एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे वन लाइनर फैक्ट के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए यदि आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है तो। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।